everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Remote Sensing and Geographical Information System. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150617. In this video series, students should know about remote sensing and geographical information system. So in last lecture, we have discussed in deeply vector data and raster data, and also discussed about georeferences. In this lecture, we have discussed about buffers or buffering. So let's start with the topic buffering. Buffering usually creates two areas. So buffering क्या करता है, वो कोई अलग अलग एरिया है, टू एरिया, उसको क्रिएट करता है. वन एरिया दैट इज विद इन ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू सिलेक्टेड रियल वर्ल्ड फीचर्स. कोई भी रियल वर्ल्ड फीचर्स है उसमें से सिलेक्ट किया गया कोई स्पेसिफाइड एरिया, उसको फर्स्ट एरिया बोलते हैं. एंड द अदर एरिया इज बियॉन्ड, उसके नियर बाय एरिया जो है उसको बोलते हैं अदर एरिया. और उसको सेपरेट करने के लिए हम बफरिंग का यूज करेंगे. सो एरिया दैट इज विद इन द स्पेसिफाइड डिस्टेंस इज कॉल्ड द बफर जोन. द बफर जोन इज एनी एरिया दैट सर्व्स द पर्पज ऑफ कीपिंग रियल वर्ल्ड फीचर्स डिस्टेंट टू फ्रॉम वन अनदर. सो ये बफर जोन है वो क्या करता है, कोई स्पेसिफाइड एरिया को कोई रियल वर्ल्ड स्पेसिफाई कोई फीचर्स है उसको डिवाइड करता है. सो द बफर जोन आर ऑफन सेटअप टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सो बफर जोन का यूज़ करके हम जो एरिया डिवाइड करते हैं उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा. सो द जनरली प्रोटेक्ट रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल जोन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर और टू प्रिवेंट वायोलेंस. सो ये रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन्स है उसको हम इंडस्ट्रियल जोन से अलग रखेंगे, यानी कि उसके बीच में एक बफर जोन होगा, बफर लाइन होगी कि ये कॉमर्शियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया वन साइड और फ्रॉम अदर साइड इज इंडस्ट्रियल एरिया. सो वी प्रिवेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर और टू प्रिवेंट वायोलेंस. Common types of buffer zones may be green belts between residential and commercial area, border zones between countries, noise protection zone around airport or pollution protection zone along river. So generally कोई भी दो एरिया को डिवाइड करने के लिए हम ये बफरिंग का यूज़ करते हैं. उसमें जनरली रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरिया को भी आप बफर जोन कर सकते हो. कोई टू कंट्री की बॉर्डर है उसके बीच की जो लाइन है उसको हम बफर जोन बोलते हैं. और कोई नॉइज प्रोटेक्शन जोन्स अराउंड एयरपोर्ट और एनी pollution protection zone along river. So let's see the picture. The border between the United States of America and Mexico is separated by a buffer zone. So आपको यहाँ पे दिखाई देगा वन बफर जोन है और यूएसए और मेक्सिको के बीच में सेटअप किया गया है. Then in GIS application, buffer zone are always represented as vector polygon enclosing other polygon line or points feature. So यहाँ पे वेक्टर डेटा का यूज़ करके उसका जो फीचर्स है वेक्टर डेटा का, पॉइंट्स और लाइन, उसको यूज़ करके पॉलीगॉन बनाते हैं और पॉलीगॉन नंबर ऑफ पॉलीगॉन को एनक्लोज करके वो रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन दिस पिक्चर फर्स्ट वन इज अ बफर जोन अराउंड वेक्टर पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पॉइंट का यूज़ करके बफर जोन बना गया है. सेकंड में क्या है, तो बफर जोन अराउंड वेक्टर पॉली लाइन का यूज़ करके. और थर्ड वन क्या है, पॉलीगॉन वाला है. देन बफरिंग रिवर विथ डिफरेंट बफर डिस्टेंसेस. सो यहाँ पे रिवर है, रिवर को क्या किया गया है, बफरिंग का यूज़ करके डिस्टेंसिंग दिया गया है. सो यहाँ पे कई सारे
डेटाबेस भी है। फर्स्ट रिवर का नाम दिया गया और सेकंड उसके नियर बाई के लैंड यूज़ है वो है, और उसका वो दोनों जो रिवर और जो एरिया है उसके बीच का कितना डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया है। सबसे पहले है ब्रीड रिवर, और उसके नियर अबाउट इंटेंसिव वेजिटेबल कल्टीवेशन का एरिया है, लैंड है। सो उसके बीच में जो एरिया है वो है 100 मीटर। और कॉमेटी है रिवर, वो उसके नियर अबाउट में है इंटेंसिव कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि कोई लैंड है उसमें कॉटन का कॉटन उगाया गया है। देन ऑर्नेज है, और उसके नियर अबाउट एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। टेली रिवर है, और उसके नियर अबाउट एरिया में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। और वो दोनों के बीच का जो बफर डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। यानी कि बफर्स अराउंड पॉली लाइन फीचर्स सच एज रिवर और रोड do not have be the both side of the line. They can be either the left side or right side of line features. In these cases, the left or right side is determined by direction from the starting point to the end point of line during digitizing. So ये जो रिवर का जो बफरिंग करने के लिए हम पर्टिकुलर लाइन का यूज़ करते हैं, तो लाइन का यूज़ करके प्रॉपरली उसका डिजिटलाइज पिक्चर बना सकते हैं। सो उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। Then buffering a point features with distance 10, 15, 25, 30 किलोमीटर। सो यहाँ पे एक कोई प्रॉपर प्लांट है, और प्लांट के नियर अबाउट एरिया में बफर जोन बनाया गया है, और उसका डिस्टेंस इसे 10 किलोमीटर है, उसके बाद 15, 25 एंड 30 किलोमीटर। सो दैट कोई भी एरिया को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बफर जोन बनाया गया है। Buffering with intact or dissolved boundaries. So buffer zones often have dissolved boundaries so that there are no overlapping area between the buffer zone. So यहाँ पे क्या है, dissolved boundaries बनाई गई है, यानी कि वन लेयर ओवर अदर लेयर। सो उसकी वजह से क्या होगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगा। in some cases through it may be also useful for boundary buffer zone to remain intact, so that each buffer zone is separate polygon and you can identify the overlapping areas. अब कोई भी एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सेपरेट पॉलीगॉन का यूज़ करके वो बफर जोन बनाया गया है। सो बफर जोन विद डिजोल्व लेफ्ट साइड है, वहाँ पे डिजोल्व बफर जोन है लेफ्ट साइड में विथ इंटेक्ट बाउंड्रीज राइट शोइंग ओवरलैपिंग एरिया। सो राइट साइड वाला जो पिक्चर है वो ओवरलैपिंग एरिया है। सो ओवरलैपिंग एरिया में कई बार क्या होता है कि डेटा प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो जो लेफ़्ट साइड वाली फिगर है उसमें क्या किया गया है कि जो बाउंड्री लाइन है पॉलीगॉन का यूज़ करके, जो बाउंड्री लाइन है दो एरिया की, उसको क्या करना रहता है, ओवरलैपिंग नहीं हो, इसलिए उसको डिजोल्व बाउंड्री बनाई दी गई है। So creating of an area of intersect around an object, proximity analysis of environmental impact assessment। कई बार environmental impact assessment के लिए भी ये बफरिंग का यूज़ करना रहता है। सो उससे आप कोई भी एरिया को प्रोटेक्ट कर सको। सो बफरिंग इज बफर जोन डिस्क्राइब एरियाज अराउंड रियल वर्ल्ड फीचर्स। कोई भी रियल वर्ल्ड फीचर्स है उसके जो कोई एरिया है उसको आप प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हो बफर जोन बना के। बफर जोन आर ऑलवेज वेक्टर पॉलीगॉन। सो बफर जोन में ऑलवेज वेक्टर पॉलीगॉन का यूज़ होता है। फीचर्स कैन हैव मल्टीपल बफर जोन्स। द साइज ऑफ बफर जोन इज डिफाइंड बाय बफर डिस्टेंसेस। देन बफर डिस्टेंस हैज टू बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी वहाँ पे दी जाती है प्रॉपरली डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। बफर डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट फॉर ईच फीचर विद इन वेक्टर लेयर। कोई भी बफर का जो डिस्टेंस है डिफरेंट फीचर्स का, सो वहाँ पे वेक्टर लेयर बना के आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। और पॉलीगॉन कैन बी बफर्ड इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द पॉलीगॉन बाउंड्री। पॉलीगॉन बाउंड्री पे आप कोई भी पॉलीगॉन है उसको इनवर्ड या आउटसाइड बफर कर सकते हो। बफर जोन कैन बी क्रिएटेड विथ इंटैक्ट और डिजोल्व बाउंड्री। लास्ट में हमने देखा। Besides buffering, GIS usually provides a variety of vector analysis tools to solve spatial tasks।
ये बफरिंग का यूज़ करके कोई भी जीआईएस में कोई भी स्पेशल कोई टास्क हो, स्पाटियल टास्क, तो उसको प्रॉपरली आप सोल्व कर सकते हो वेक्टर एनालिसिस टूल का यूज़ करके. So this one is cookie cutting. So overlay of data sets using one data set as a sieve or cookie cutter to select as subset of the other data set. यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स है तो उसको आप कुकी कटर का यूज़ करके वहाँ पे कोई अदर डेटा सेट को आप सबसेट कर सकते हो. देन ओवरले. So layer a thematic plans of GIS features containing geographical and logical related data. So कोई भी GIS कोई भी प्लान है उसको उसका जो GIS फीचर्स है उसमें जियोग्राफिकल डेटा रहता है और लॉजिकल कोई रिलेटेड डेटा रहता है. So overlaying involves superimposing two or more maps layer to produce a new map layer. So ये overlaying में क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ लेयर को इन्वॉल्व करके एक न्यू मैप लेयर बनाया जाता है. एग्जाम्पल दिया गया है, न्यू जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी ऑफ व्हीट ग्रो वेल इन ड्राई एनवायरनमेंट विथ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स एंड अल्कलाइन सॉइल. Given the availability of data on the length of growing season, moisture regime and soil alkalinity, where is the best place to plant the wheat? So आपको जब wheat को कई जगह पे आपको ग्रो करना है तो उसके लिए कोई प्रॉपरली आपको डेटा कोई एनवायरमेंटली डेटा फाइंड करना है और फाइंड करना हो, और कोई सॉइल कैसी है, जो सॉइल का प्रॉपर डेटा आपको फाइंड करना रहता है, क्योंकि वीट है वो वीट को कौन सी जगह प्रॉपर रहेगी उसको ग्रो करने के लिए. तो प्रॉपरली वहाँ पे कोई जो डेटा सेट क्रिएट किया गया ओवरलेइंग का यूज़ करके, तो आप प्रॉपरली फाइंड कर सकते हो कि पर्टिकुलर कोई प्लेस पे सॉइल है वो कैसी है, वो अल्कलाइन सॉइल है या फिर कोई अदर टाइप की सॉइल है, वो प्रॉपरली आप फाइंड कर सकते हो. तो आपको चूज़ करने में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि वहाँ पे आप वीट को ग्रो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. Overlaying several maps showing water budget, growing season length, soil pH, sodium content and so on. कई सारे आप वो जो ओवरलेइंग मैप है उसमें कई सारे आप फीचर्स देख सकते हो, लाइक वाटर बजट कैसा है, वाटर का टेबल कैसा है, ग्रोइंग सीजन लेंथ कैसी है, सॉइल का पीएच कितना है, वहाँ पे सोडियम कंटेंट है या नहीं, और अदर कोई भी डेटा हो तो वो आप इजीली ओवरलेइंग मैप से फाइंड कर सकते हो. तो GIS analysis can establish the locations where all the favorable soil condition coincide as the place where the wheat will grow best. So ये properly क्या रहता है कि आपको properly आप properly identify कर सकते हो कि wheat है उसको grow करने के लिए कौन सी जगह है वो proper रहेगी. Then spatial analysis, interpolation. So spatial analysis is the process of manipulating spatial information to extract new information and meaning from the original data. Usually spatial analysis is carried out by a geographical information system. यानी कि spatial analysis कोई भी डेटा को डेटा को मैनिपुलेशन करना है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करनी है, जो ओरिजिनल डेटा आपको दिया गया है उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो उसको जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके आप ये स्पाटियल एनालिसिस कर सकते हो. GIS usually provides spatial analysis tool for calculating feature statistic and carrying out geoprocessing activity as a data interpolation. डेटा इंटरपोलेशन का यूज़ करके आप कोई प्रॉपरली स्पाटियल एनालिसिस टूल स्पाटियल एनालिसिस टूल का यूज़ करके आपको कोई प्रॉपरली वहाँ पे के जो कोई फीचर्स है उसका आपको स्टेटिस्टिक्स चाहिए रहता है, तो जनरली आपको जियो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को यूज़ करके वहाँ पे आप डेटा इंटरपोलेशन करके वो फाइंड कर सकते हो. इन हाइड्रोलॉजी users will likely emphasize the importance of terrain analysis and hydrological modeling. सो कोई भी हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको कोई टेरेन एनालिसिस करना है या कोई हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग आपको बनाना है, तो ये जो मॉडलिंग है यानी कि वहाँ पे कोई रिवर का मूवमेंट कैसा है, कोई अर्थ पे, तो वो भी आप ये स्पाटियल एनालिसिस
से ये फाइंड कर सकते हो। इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यूजर आर इंटरेस्टेड इन एनालिटिकल फंक्शंस डीलिंग विथ वाइल्ड लाइफ पॉइंट लोकेशन एंड देयर रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट। ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी कई यूज़ हो रहा है। सो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी यूज़र्स है जो इंटरेस्टेड है कोई डीलिंग विथ वाइल्ड लाइफ पॉइंट लोकेशन में, तो वाइल्ड लाइफ कोई पॉइंट लोकेशन और उसके नियर बाई कोई भी इन्वायरमेंट है तो उसका प्रॉपरली वो एनालाइज कर सकता है। ईच यूजर्स will have different things they are interested in depending on the kind of work they do. So कोई भी यूज़र है प्रॉपरली कोई डिफरेंट थिंग्स में वर्क करने की इच्छा है तो वो भी वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। Then spatial interpolation is the process of using point with known value to estimate value of the unknown point. So spatial interpolation ऐसी प्रोसेस है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का आपको वैल्यूज़ पता है तो उसका यूज़ करके आप कोई अननोन पॉइंट है वहाँ की वैल्यू भी आप एस्टिमेट कर सकते हो। लाइक टू मेक ए प्रेसिपिटेशन, यानी कि कोई रेनफॉल मैप फॉर योर कंट्री, यू विल नॉट फाइंड इनफ इवनली स्प्रेड वेदर स्टेशन टू कवर द एंटायर रीजन। तो कि क्या है, आपको कोई प्रेसिपिटेशन यानी कि कोई रेनफॉल का डेटा आपको चाहिए रहता है कोई मैप पे कोई भी कंट्री का, तो प्रॉपरली एक कोई पर्टिकुलर रीजन कोई स्टेशन है तो वो स्टेशन का यूज़ करके आप प्रॉपरली डेटा है वो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। Then spatial interpolation can estimate the temperature at a location without recorded data by using non-temperature रीडिंग एज नियर बाई वेदर स्टेशन। कोई नियर बाई वेदर स्टेशन है उसका टेम्परेचर का डेटा आपके पास है तो उसका यूज़ करके आप स्पाटियल इंटरपोलेशन का यूज़ करके आप कोई भी लोकेशन अदर लोकेशन पे टेम्परेचर को आप एस्टिमेट कर सकते हो। दिस टाइप्स ऑफ इंटरपोलेटेड सरफेस इज ऑफन कॉल्ड ए स्टैटिस्टिकल सरफेस। सो ये कोई इंटरपोलेटेड सरफेस को आप स्टैटिस्टिकल सरफेस भी बोल सकते हो। कोई एलिवेशन डेटा फाइंड करना है, प्रेसिपिटेशन डेटा है, कोई स्नो एक्यूमुलेशन कितना स्नो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, वाटर टेबल कैसा है, कोई पॉपुलेशन डेंसिटी और कोई अदर टाइप्स का जो डेटा हो वो आप प्रॉपरली इंटरपोलेशन का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस वन द टेम्परेचर मैप इंटरपोलेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन वेदर स्टेशन। कोई एक प्रॉपर वेदर स्टेशन है वहाँ से ये दूसरे सभी स्टेशन का वो टेम्परेचर है वो दिया गया है। 30 कई जगह पे 29 है 25 पर्टिकुलर एक कोई वन लोकेशन का आपको आपके पास डेटा रहना चाहिए। प्रॉपरली कोई वन डेटा है तो वो डेटा का यूज़ करके आप नियर अबाउट कोई एरिया है उसका प्रॉपरली टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हो। देन ट्राइंगुलर नेटवर्क, इनरेगुलर नेटवर्क, triangulated irregular network TIN. So TIN interpolation is another popular tool in GIS. So ये GIS का दूसरा popular tool है TIN interpolation. So a common TIN algorithm is called Delaunay triangulation. उसको ये जो उसका TIN algorithm है उसको बोलते हैं Delaunay triangulation. It try to create a surface by triangles of nearest neighbor point, यानी कि पर्टिकुलर उसके पास कोई एक पॉइंट का आपके पास डेटा है तो उसका यूज़ करके आप ट्राइंगल बना के कोई भी सरफेस का डेटा है वो क्रिएट कर सकते हो। टू डू दिस circumcircles around selected sample points are created and the intersection are connected to a network from non-overlapping and as compact as possible triangle. तो आपको क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया है तो उसका यूज़ करके आप एक नेटवर्क बना के आप कोई भी डेटा क्रिएट कर सकते हो। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द TIN इंटरपोलेशन इज दैट द सरफेस आर नॉट स्मूथ एंड मे गिव ए चेक्ड अपीयरेंस। तो पर्टिकुलर इसमें एक डिसएडवांटेजेस भी है कि कोई भी एक प्रॉपर पॉइंट का यूज़ करके आप कोई ट्राइंगल बना रहे हो तो कई बार क्या रहता है तो कि आपको प्रॉपर जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं दिखाई देगी और जो एरिया है वो जेक्ड अपीयरेंस देगा, प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं देगा। So this is caused by discontinuous slopes at the triangle edges and sample data point. In addition, triangulation is generally not suitable for extrapolation beyond the area with collected sample data points. Then GIS application. So ये GIS
का आप जीआईएस को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? तो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में भी आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो, कोई मार्केटिंग और रिटेलिंग में भी जीआईएस यूज़ कर सकते हो, कोई एनवायरमेंटल में भी आप जीआईएस यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल रूटिंग में भी आप जीआईएस यूज़ कर सकते हो। हेल्थ में भी जीआईएस, हेल्थ डेटा हमने पहले दूसरे लेक्चर में स्टडी किया था, हेल्थ डेटा, इंश्योरेंस डेटा, कोई और मैनी मोर कई सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो। कोई अर्बन प्लानिंग करना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट और कोई माइटिगेशन है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई लैंड यूज़ का डिटरमाइन करना है और कोई लैंड कवर चेंजेस है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन में ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हो। कोई फ्लड डैमेज का एस्टिमेशन करना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है तो वहाँ पे भी जीआईएस यूज़ होता है। देन बैंकिंग सेक्टर में भी ऑल्सो ये जीआईएस सॉल्यूशन है उसका यूज़ होता है। कोई सॉइल का मैपिंग करना है तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। जीआईएस बेस्ड डिजिटल टैक्सेशन भी आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए तो ये भी सर्विंग में भी यूज़ होता है। देन जियोलॉजी में भी यूज़ होता है। कोई कोयल माइन फायर डिटेक्शन आपको करना है इन सोइल तो वो भी कर सकते हो। कोई एसेट मैनेजमेंट है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। कोई प्रॉपरली प्लानिंग करना है तो वहाँ पे भी, डेयरी इंडस्ट्रीज में भी जीआईएस यूज़ होता है, टूरिज़्म में ऑल्सो होता है, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में होता है, और कोई फायर इक्विपमेंट रिस्पॉन्स डिसीजन एनालिसिस करना है तो वहाँ पे भी आप ये जीआईएस यूज़ कर सकते हो। देन कोई वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। वोल्केनिक हैजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोई एनर्जी ट्रैकिंग करना है, कोई प्लानिंग करना है एनर्जी रिलेटेड तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिशरीज में भी ऑल्सो होता है, ओशियन में भी जीआईएस का यूज़ होता है। देन रिजर्वोयर साइट सिलेक्शन में भी, कोई फॉरेस्ट फायर और कोई एजार्डियट जोन मैपिंग करना है तो वहाँ पे भी। देन ट्रैफिक डेंसिटी को स्टडी करना है तो वहाँ पे जीआईएस, डिफॉरेस्टेशन में भी जीआईएस होता है यूज़। देन स्पेस यूटिलाइजेशन में, देन डेजर्टिफिकेशन में भी, देन डिजास्टर एंड बिजनेस कम्युनिटी प्लानिंग में भी यूज़ होता है। सो कई सारे यूजेस है जीआईएस के, तो जीआईएस का यूज़ करके आप मेनी प्रॉब्लम से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ we are concluding our session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.